डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का 12th चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। जैसा कि नाम इलेक्ट्रिसिटी है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में कितना यूजेस है। जैसे कि हाँ, बल्ब ऑन है, वो किसकी हेल्प से काम कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम कर रहा है। या आपके घर में जितना भी फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, वो सब किसकी हेल्प से काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम कर रहे हैं सारे के सारे डिवाइसेस। और आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। देखिए, अगर एक दिन भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है तो आप अनकंफर्टेबल सा फील करते हो, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है और हमारे जो काम से लगभग रुक से जाते हैं। तो जो यहाँ देखिए, अभी जैसे आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हो या जिस लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो ना, वो भी उसको भी क्या करना पड़ता है? चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, यानी कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही काम कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि आज के टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा लाइफ एकदम डार्क हो जाता है। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं? चार्जेस की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं, देखिए, चार्ज की। चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? आपने देखिए चार्ज नाम सुना होगा और ज़रूर अपने डेली लाइफ में इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा चार्ज का। कहाँ? देखिए, क्या आप क्या करते हैं, कभी कभी एक पेन लेते हैं, पेन को इस तरह से हेयर्स पे रब करते हैं। रब करने के बाद आप छोटे छोटे पेपर पीसीज के पास पेन को लेकर जाते हैं। तो ये जो पेन होता है वो पेपर पीसीज को अट्रैक्ट करने लगता है। ये अट्रैक्ट क्यों करने लगता है? क्योंकि आपका पेन जो है वो चार्ज हो गया है। या फिर आप देखते हो कि आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो बहुत देर तक ऑन रहता है, या टीवी जो है वो ऑन रहता है, तो उसको स्क्रीन को जब टच करते हो तो आपको स्पार्क साउंड जो है वो सुनाई पड़ता है। वो किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। या आप देखते हो कि सर्दियों में जब स्वेटर निकालते हो तो स्पार्क साउंड प्रोड्यूस होता है। वो किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। तो ये इतने सारे जो है डेली लाइफ के आपके डेली लाइफ की एक्टिविटी है जिनके अंदर आपने चार्ज को एक्सपीरियंस किया हुआ अच्छे से। अब बात आती है कि चार्ज होता क्या है वैसे। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, चार्ज क्या होता है। देखिए, जैसे पेन था, पेन को हमने इस तरह से रब किया, रब करने के बाद ये चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद ये पेपर पीसेज को अट्रैक्ट करने लगा। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी मैटर की, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये जो मैटर है वो क्या करने लगता है? अनदर मैटर को, अनदर जो मटेरियल है या मैटर है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने लगता है। फोर्स एक्सर्ट का मतलब समझ रहे हो ना? देखिए, ये पेपर पीसीज को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का दूसरा मीनिंग क्या है? कि उन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये क्या है? चार्ज जो है वो किसी मटेरियल की, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये जो मैटर है वो अनदर मैटर को क्या करता है? उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये चार्ज होता है। अब बात आती है कि चार्ज जो होता है ना वो कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस में बात करें तो चार्ज जो है ना आपका 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन पे होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब बात आती है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। देखिए, याद रखने का तरीका भी देख लीजिए। पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब बात आती है कि कितना होता है, अमाउंट की बात आती है। अमाउंट की बात किस लिए कर रहे हैं? देखिए, जो चार्ज है, जैसे हमने इस पेन को रब किया, इस पर जो चार्ज आ गया, या किसी दूसरे हमारे पास ग्लास रोड है उसको रब किया, उस पर चार्ज आ गया, या जो टीवी स्क्रीन है उस पर जो चार्ज आ गया। तो ये जो चार्जेस है वो अमाउंट में एक जैसे है कि सब चीज़ों पे जो चार्ज है वो अलग अलग है? वो सब चीज़ों पे चार्ज जो है ना भैया अलग अलग है। अलग अलग है तो हमें पता होना चाहिए ना, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। तो कैसे पता होगा? अमाउंट से पता होगा ना, भी इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इस पर इतना है। तो अमाउंट की बात करते हैं तो एक यूनिट का जरूरत पड़ता है। जैसे आप शुगर लेने जाते हो तो कहते हो ना कि 5 kg चाहिए, 10 kg चाहिए। तो अमाउंट बताते हो ना कि 5 और पीछे यूनिट लगाते हो कि इतना kg चाहिए, 10 और पीछे यूनिट लगाते हो कि kg चाहिए, है ना?
तो इसी तरह से चार्ज का भी एक यूनिट होता है जिसे चार्ज को मेजरमेंट करते हैं। चार्ज का जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है कूलाम। चार्ज का SI यूनिट कूलाम होता है। फिर हम कहते हैं कि इस पे 5 कूलाम चार्ज है, इस पे 10 कूलाम चार्ज है, इस पे 20 कूलाम चार्ज है। अच्छा स्टूडेंट, SI यूनिट समझते हो ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का मतलब हो गया, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है और जो वेट होता है इसका SI यूनिट किलोग्राम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो SI यूनिट है ना, वो सब कंट्रीज़ ने डिसाइड किया हुआ है कि हमें अगर कोई वेट करना है तो वो हम किलोग्राम में करेंगे, अगर हमें कोई लेंथ मेजरमेंट करना है तो वो मीटर में करेंगे। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होता। यानी आप एक दूसरे देशों से कुछ भी मंगवाना है आपको लेंथ में, तो वो मीटर में आएगा। तो आप यहाँ देखोगे कि 1 मीटर है, उन्होंने भी 1 मीटर भेजा हुआ है। कहने का मतलब है कि उन्होंने एक लेंथ को डिसाइड किया सबसे पहले कि इतना लेंथ लेना है, और उसको 1 मीटर डिसाइड करके उसके सैंपल्स हर एक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इससे क्या हुआ, आप किसी भी कंट्री से लेंथ में कुछ मंगवाना चाहते तो वो मीटर में आएगा और वो जो है सेम रहेगा। यानी कि यहाँ से आपने 1 मीटर कहीं दूसरे कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में भेजना है तो वो वहाँ भी वो मेज़र करेगा तो वो 1 मीटर ही मिलेगा। इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेन देन जो है आसानी से होगा। वैसे ही ये SI यूनिट है चार्ज का कूलाम यहाँ। इसके बाद देखिए, अब प्रोटॉन पे कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना अमाउंट में चार्ज होता है। तो देखिए प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है स्टूडेंट, और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है स्टूडेंट। अब एक बात ध्यान से नोटिस कीजिएगा, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज बताया हमने, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना बताया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए बिल्कुल सेम है। यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब अलग क्या है दोनों में, अलग बात ये है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव होता है और इस पर नेगेटिव होता है। कहने का मतलब एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे जो चार्ज अमाउंट है ना, मैग्नीट्यूड सेम होता है, और दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का मतलब हो गया कि अगर आपका एक पास कोई पेन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इसका मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और दोनों, यानी कि उस पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, और अपोजिट चार्जेस है तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और हमें लगता है कि इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। जैसा कि हमने जब तक इसको रब नहीं किया था ना, तब तक इस पर कोई चार्ज नहीं था। पेन को अगर रब नहीं करेंगे, पेपर पीसेस के पास लेकर जाएंगे, तो ये पेपर पीसेस को कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। इसके अंदर तो चार्ज है लेकिन पेन चार्ज नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है। कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो, 9th क्लास में हमने आपको बताया था कि जो भी मैटर होता है ना, वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब पेन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पहले से थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब हमने रब किया तो ये चार्ज हो गया। यानी चार्ज तो पहले से था, लेकिन जो चार्ज पहले से था ना, आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके कारण ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड चार्जेस का अमाउंट में सेम होता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और बॉडी पे नेट चार्ज है वो 0 आता है, जिसके कारण ये तो ना तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रहती है ना नेगेटिवली चार्ज रहती है, नेट चार्ज 0 हो जाता है बॉडी का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपका जो पेन था, पेन को हमने रब किया, रब करने के बाद ये चार्ज हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि जब हमने पेन को रब किया तो रब करने के बाद ये चार्ज हो गया। तो यहाँ देखिए एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है स्टूडेंट, जब हमने इसको देखिए रब किया, रब करने के बाद ये चार्ज हो गया, कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ स्टूडेंट। देखिए कि आपका ये यहाँ देख लीजिए, ये आपका पेन है, ये हेयर्स है, ठीक है, ये आपका पेन है, ये हेयर्स है, ये आपकी जुल्फे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ,
आपको पता है रब करने से पहले पेन के अंदर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ऐसा ही हेयर्स में था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, जिसके कारण ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। यानी कि मान लेते हैं कि इसके अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे और तो 5 ही क्या थे, प्रोटॉन्स थे, और नेट चार्ज इस पे कितना हुआ, 0 हुआ। 5 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ हुआ होगा, हम मान लीजिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, इसमें 7 होंगे। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल, नेट चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ। अब जैसे ही रब किया तो ये पेन चार्ज हो गया। ऐसा क्या हुआ कि रब किया पेन चार्ज हो गया। जैसे ही किसी चीज़ को रब करते हैं ना तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम सर्दियों में ऐसे करते हैं ना ताकि हाथ गर्म हो सके, तो किसी चीज़ को रब करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जैसे ही पेन को हमने रब किया तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और उस हीट एनर्जी को जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गए आपका हेयर्स में। जैसे कुछ ऐसा हुआ होगा, देखिए ये एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, फिर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ना वो क्या करता है, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखता है, और जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी बाइंड करके रखता है। बाइंड करके रखने का मतलब इन पे एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स के कारण ये जो है ना इस सर्कुलर पाथ में हमेशा चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाता है न्यूक्लियर फोर्स लगाता है इनके ऊपर, न्यूक्लियस जो फोर्स लगाता है, यानी इनको एक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, जिससे इसको बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। और जैसे जैसे ऑर्बिट जो है ना न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होते जाते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी है ना इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंफर्म नहीं, जो आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन्स को इसने बाइंड कर रखा है, मान लेते हैं 20 जूल एनर्जी से, इसको फिर 15 से, इसको 10 से। इस तरह से लगातार ऑर्बिट दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की एनर्जी है वो कम होती जाती है लगातार स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करता है, अगर इसको एनर्जी मिल जाती है, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये जो है इस बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इसको मिल जाती है, तो ये यहाँ से जो है वो बाहर निकल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है अदर बॉडी में। तो क्या होता है, जैसे हमने इसको रब किया तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि इसने एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी किससे ज़्यादा होगी, अगर 10 जूल से, यानी इसने न्यूक्लियस ने बाइंड कर रखा है इसको 10 जूल से, और 10 जूल से जैसे ही ज़्यादा हो जाती है 11 12, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आसानी से निकल सकता है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके इसकी बाइंडेशन से बाहर निकल सकता है और अदर बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए ये था। अब देखिए हमने माना कि इस तरह से ये जो है ना इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, ऐसा मान लीजिए पेन के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन हेयर्स में चले गए, तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे स्टूडेंट, 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो गए तो कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। इसके बाद प्रोटॉन कितने बच गए, प्रोटॉन बच गए आपके 5 के 5। एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ट्रांसफ़र होते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, जैसे अभी बताया मैंने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बाद यहाँ जो है वो आउटर मोस्ट सेल के जो सेल होते हैं उनके ऑर्बिट होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको बाहर निकलने के लिए सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कम से कम एनर्जी इसको चाहिए बाहर निकलने के लिए, फिर इसको चाहिए होती है। जबकि जो प्रोटॉन होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उस पर सबसे ज़्यादा बाइंडेशन एनर्जी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो है ना वो जुड़े होते हैं प्रोटॉन आपस में, जिस वजह से प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है।
तो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ प्रोटॉन कितने बच गए 5, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसमें 3। तो इस पेन पे टोटल चार्ज कितना आ गया, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 प्रोटॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इफेक्ट किसका बचेगा, 2 प्रोटॉन का बचेगा, 2 प्रोटॉन का इफेक्ट बचेगा। इसका मतलब आपका पेन है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। और कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे चार्ज आ गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, पहले कितने थे 7, अब कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें प्रोटॉन कितने बचे 7 प्रोटॉन। अब इस पे नेट चार्ज कितना आ गया स्टूडेंट, नेट चार्ज कितना बचा इस पे देखिए नेट चार्ज बचा आपका 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इफेक्ट किसका बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का बचेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण ये बॉडी जो है हम कहेंगे कि नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। ये बॉडी जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और कितना नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में पे कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और 2 पे कितना होगा देख लीजिए, उतना जो है चार्ज इस बॉडी पे आ गया। तो इस तरह से बॉडी जो है वो चार्ज होती है। एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा कि कोई भी बॉडी चार्ज होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होती है, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। इसका मतलब ये होगा जितने भी कंडक्टर्स हैं, वायर हैं, जो आप घर में वायर्स यूज़ करते हो, चाहे वो वायर जो है आपका कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, आयरन के हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव करते हैं, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करते। प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी नहीं होते। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, बॉडी चार्ज हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है जिस बॉडी से, यानी कि सब बॉडी के अंदर जैसे बताया कि एटम से मिलकर बने हैं और एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि जैसे ही किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। और प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया उस बॉडी पे, पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और कितना चार्ज आ गया पॉजिटिव, यानी कि जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए उतना चार्ज पॉजिटिव जो है उस बॉडी पे आ गया। और जिस बॉडी में ट्रांसफर हो गए उसके अंदर क्या ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब हो गया कि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसमें ज़्यादा हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया का मतलब हो गया बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। और कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, जितने प्रोटॉन ट्रांसफर हो गए उतना जो है उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये होता है स्टूडेंट, इस तरह से कोई भी बॉडी है वो चार्ज होती है। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको चार्जेस के बारे में, प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 2 प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट। फर्स्ट क्या होती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कह रहा है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब समझ रहे हो ना, अनलाइक का मतलब अपोजिट चार्जेस, अपोजिट का मतलब प्लस का है और एक माइनस का, जैसे एक दूसरे नज़दीक आएंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, लाइक चार्जेस का मतलब होगा एक जैसे जो चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपेल करने का मतलब जैसे ये प्लस का है ये प्लस का है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये माइनस का है ये माइनस का, एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको जो अच्छे से याद रखनी है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब देखिए जो हमने पढ़ा था ना कि जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए
इसका जो न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी बाइंड करके रखती है। वैसे तो प्रोटॉन प्रोटॉन यानी लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एटम्स के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, बाइंड होकर रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रोटॉन को बाहर निकालना जो है ना, वो इतना आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन पे बाइंडिंग एनर्जी लगातार बाहर आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, जिसके कारण आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके किसी तरह की और बाहर निकाल सकते हो। लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद है, आपसे पेपर में कई बार पूछता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है और स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज किस पे होता है। तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है और कितना होता है पूछेगा। तो देखिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही हो गया कि देखिए जैसे दो बॉडीज़ थी, ठीक है, ए और बी। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 प्रोटॉन हैं। इसके अंदर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 प्रोटॉन हैं। और जैसे ही इधर 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस पे जो है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कितना आ जाता है, 1 प्रोटॉन के बराबर आ जाता है। और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कितना आ जाता है, जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना आ जाता है। दोनों बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो अब आपसे पूछिए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना होता है और किस पर होता है। और या पूछे आपसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज जो है कितना होता है, किस पर होता है। तो देखिए, किसी बॉडी पे कम से कम पॉजिटिव चार्ज कितना आ सकता है स्टूडेंट, सोच के बताइए। कम से कम पॉजिटिव चार्ज और किसी बॉडी पे कम से कम नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना आ सकता है। सिंपल सा बात है। देखिए, अगर एक कम से कम क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कम से कम क्या पॉसिबल है कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए या हाफ से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो 1 हुआ या 1 से मोर देन 1 हुआ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 से कम ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो अगर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो जो बॉडी पे चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1 प्रोटॉन के बराबर आएगा। यानी बॉडी पे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है वो 1 प्रोटॉन के बराबर जितना चार्ज होता है उतना होता है। यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम स्टूडेंट। और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। और वो कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो किसी बॉडी पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपका हर एक एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे जो है लगभग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका, ये मानिए कि एनसीईआरटी बुक में शायद पहला ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। जैसे अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो बताइए कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो इसका उल्टा बताइए कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये होता है ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपका +2 क्लास में आती है। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला देख लीजिए, थोड़ा बता देते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा ना, क्या होता है, चार्ज होता है। किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, n क्या है, n कोई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब +, -1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है।
ई यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा ना, चार्ज क्या वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा ई का। ई ये वैल्यू होता है इसका इंटीजर मल्टीपल का, मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा ना वो उस इंटीजर मल्टीपल होगा। यानी कि जैसे अभी बताया मैंने कि ए है बी है, अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतना जो है बॉडी पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वो देखिए सेम ऐसा ही होगा, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यू, तो कितना है टोटल इस पे चार्ज, अगर ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगी तो आपको ये पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्लस का एन, यानी कि एन क्या है, इंटीजर है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पर एक लिख दीजिए, 2 हुए हैं तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं, यानी 2 प्रोटॉन्स पे जितना चार्ज होता है उतना इस बॉडी पे चार्ज आ जाता है। तो यहाँ ये लिख दीजिए, और इसका वैल्यू आपको पता है, ये लिख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आंसर आ जाता है, इस बॉडी पे इतना चार्ज आ गया। इसकी बात करेंगे तो इस बॉडी पे चार्ज आ गया, क्या इज इक्वल टू, माइनस का लेना है, नेगेटिव चार्ज आया है, एन यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, 2, तो 2 लिख लीजिए। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से आप किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करेंगे। बहुत आसान सा है स्टूडेंट। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमें पूछ रहा है, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, यानी हमें गिवन है, क्या गिवन है, यानी कि 1 कूलम दिया हुआ, 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो आप माइनस वाला साइन रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है नंबर n, ठीक है। और ई का वैल्यू कॉन्स्टेंट हमें पता रहता है हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद ये कैलकुलेट करना, आप देखिए कोई भी फॉर्मूला होता है जिसमें देखिए 3 क्वांटिटी है, इनमें से 2 दिया है तो एक आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी निकाल लेंगे। ये देखिए जो -n है इसको अकेला छोड़ दीजिए, ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो यहाँ इधर आके क्या हो जाएगी, इसके डिवाइड में हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, -n अकेला बच जाएगा और 1 के नीचे ये सारा मैटर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। अब ये जो माइनस का साइन है आप यहाँ भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 1.6 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, उतना ही रहेगा वैल्यू। तो इसका हमने क्या किया, अभी 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 16 इंटू में। अब देखिए 10⁻⁻19 और 10⁻, ये है +1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब हो गया कि 10⁻+1 है, ठीक है। तो पावर्स जो आपस में मल्टीप्लाई में होती है तो क्या हो जाता है, एक जैसी होती है तो ऐड हो जाता है। अब -19 है, +1 है, कितना बचेगा, 10⁻⁻18 पावर बचेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए 100/16 को आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 6.25। और इसके बाद क्या बचा आपके पास, 6.25 इंटू 10⁻⁻18 है। अगर ये ऊपर आएगा ना ये वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई में रखेंगे इसके, तो प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, तो 10⁻18 हो जाएगा। और क्या निकालने थे, इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास। n का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का साइन मत भूलिए, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाता है आपके पास, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस का 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो माइनस में वैसे तो कभी हो नहीं सकते, आपको पता है कोई क्वांटिटी है या तो है या नहीं है, माइनस में नहीं है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, कहते हो कि 5 kg शुगर चाहिए, या तो आपको 5 kg चाहिए, या ऐसे नहीं कहोगे ना -5 kg,
या तो वो चीज़ है या नहीं है, माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट भी पूछ लेता है। प्रोटॉन पूछेगा तो भी इतना ही होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर इतने ही प्रोटॉन होते हैं, यहाँ प्लस लगा दीजिए। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए, इसका अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं इसका एक तरीका सिंपल सा और भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे दूसरा तरीका क्या है, जैसे देखिए यहाँ दिया है आपको 1 इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है स्टूडेंट। अब हमें पता है कि इतने कूलम चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। यहाँ वैल्यू अगर 1 कर दे इसकी जगह, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आ जाएगा, यानी 1 कूलम कर देंगे तो क्या चाहिएगा हमें, यहाँ 1 करना है तो ये जो वैल्यू है वो सारा का सारा यहाँ इसके 1 के किस में चला जाएगा, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ठीक वैसा ही होता है स्टूडेंट, जैसे आपका जैसे मैथमेटिक्स में सोल्व क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कोई भी सिंपल सा ले लीजिए, जैसे कि आपका जो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ के अंदर ना 2 पेंसिल्स आती हैं, ठीक है। 10 रुपीज़ में 2 पेंसिल आती है, तो एक पेंसिल जो है वो कितने में आएगी, तो आप क्या करोगे, 2 पेंसिल जो है कितने में आती है, 10 रुपये में। एक पेंसिल कितने में आएगा, 10/2 कर दोगे, 5 रुपीज़ में आएगा, आसानी से निकाल सकते हो ना। वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्ज होता है, तो 1 कूलम चार्ज यहाँ 1 लाना है, 1 लाना है तो इसके क्या करना पड़ेगा, 1 के डिवाइड में आ जाएगा, ये वैल्यू 1 के डिवाइड में आती है। ठीक वैसा ही पहले जैसा ही सोल्व कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर 100/16 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻18, और ये वैल्यू कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻⁻18 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻+18, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपका दूसरा तरीका आप कर सकते हो। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं, वापस इस पे आते हैं, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल से पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्ज, और फिर हमने चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और चार्जेस के बारे में पढ़ा। अब देखिए वापस चैप्टर का जैसे पूरा नाम है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका क्या मतलब हुआ, करंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, करंट का मतलब होता है फ्लो होना। जैसे आपको कहते हैं ना एयर करंट है, वाटर करंट है, तो वाटर करंट का मतलब वाटर फ्लो हो रहा है, एयर करंट का मतलब एयर का फ्लो हो रहा है। और यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज, और करंट लग गया यानी कि चार्जेस की स्टडी करेंगे। कौन से चार्जेस की स्टडी करेंगे, जो क्या है फ्लो हो रहे हैं। देखिए एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप +2 क्लास में पढ़ोगे, और यहाँ 10th क्लास में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, तो वहाँ पे ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ते हो जो रेस्ट पे होते हैं। यहाँ ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लो हो रहे हैं। फ्लो होने का मतलब किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं, जिसके कारण जो है ना करंट बनता है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऐसे चार्जेस जो क्या हो रहे हैं फ्लो, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब एक बात और ध्यान से देखिए, यहाँ जैसे ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लो हो रहे हैं, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर करंट हो गया, ठीक है। तो अब चार्जेस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो फ्लो होंगे वो कितने टाइप्स के फ्लो हो सकते हैं, 2 टाइप्स के ही फ्लो होंगे। पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो हो सकता है। तो जब नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा तो जो करंट बनेगा उसको बोल लेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से जो बना है, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से जो करंट बनता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, अगर प्रोटॉन से फ्लो होते हैं तो उनकी वजह से जो करंट बनेगा उसको बोलते हैं
कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन, एक की बात। तो ये होता है, 2 टाइप्स के करंट होते हैं आपके। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बोल लेंगे, प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट बोल लेंगे। लेकिन अभी हम जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशनल करंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जो आपका कंडक्टर में होता है ना, अभी बताया, आपका कोई भी मैटर होता है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसका मतलब किसी कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन है वो फ्लो नहीं हो सकते। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो करंट होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट होता है कहीं, कन्वेंशनल करंट जो है ना वो कभी भी कंडक्टर्स में नहीं होता। ये इसमें अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, जैसे आयंस है ना, आयंस के अंदर आपका इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल करंट दोनों होते हैं। तो आपका जो जैसे सॉल्यूशन है कोई H2SO4 है, इस तरह का जिसमें आयंस है, उनमें दोनों तरह के करंट हो सकते हैं। तो अभी देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है ना उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जैसे कन्वेंशनल करंट है किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से। और प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ होता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कौन सा हो गया? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये तो था दोनों पे मैंने आपको बताया कि इस पे इसका डायरेक्शन ये होता है, इसका डायरेक्शन ये होता है। आपको अगर पेपर में एग्जाम में पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है तो आपको बताना होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स, ये तो होता है जो रियल में मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इस तरह फ्लो होते हैं तो डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया। लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा किस लिए? ऐसा देखिए, पहले इन सब के बारे में डिटेल से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में अच्छे से पता नहीं था। तो जो करंट था ना उसको कुछ ऐसा मान रखा था, यानी कि स्टार्टिंग में कन्वेंस किया हुआ था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन का मतलब, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है इस तरह से ली गई थी। कोई भी चीज़ है वो फ्लो होती है तो कैसे होती है? कोई भी चीज़ फ्लो होने के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है ना कोई चीज़, यानी हाई से लो की तरफ फ्लो होती है। तो हमने इसका स्टार्टिंग में कन्वेंस किया था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है ये। तो हमने जो स्टार्टिंग में कन्वेंस किया था उसके बाद उसको जो है चेंज नहीं किया, यही रहने दिया कि आपको कोई भी करंट का डायरेक्शन पूछे तो आपको यही बताना है जो स्टार्टिंग में कन्वेंस किया हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए आपको जो एग्ज़ाम में अगर डायरेक्शन पूछेगा करंट का तो आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव बताना है। अब देखिए, इस बात को कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पूछेगा कि क्या होता है, डायरेक्ट बता दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का वास्तव में डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसका अपोजिट क्या होता है? देखिए, जैसे लिख बोलते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कैसे होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। और इसका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यानी कि फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं। और जो करंट का डायरेक्शन क्या बताना आपको? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या बोलोगे? यानी कि अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट का या फिर आपका करंट का डायरेक्शन। तो इस तरह से बताना है। इसका आंसर ये भी हो सकता है। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये इस वजह से होता है। ठीक है। और तीसरा ऐसे भी लिखा मिलता है कि
करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन, क्योंकि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपका ये भी सही है कि करंट का डायरेक्शन जो है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। तो तीनों बातें ही सही है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वही होता है जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, या फिर आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये तीनों ही बातें एक जैसी है, आंसर इनमें एक जैसा है, तो आप ये कर सकते हो ना। इसके बाद है